हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है समय की बयार समय के हाथ में। और इस पाठ का क्या उद्देश्य है? इस कहानी में लेखक ने किसान और जमींदार की 3 पीढ़ियों के संबंध और संघर्ष के माध्यम से विभिन्न पीढ़ियों के दृष्टि को बताया है, विचारधारा के अंतर को उजारा है और समय बदलने के साथ साथ सोच में भी परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण जीवन मूल्य जो हैं वो बदल जाते हैं। लेखक ने वर्तमान समय में हो रहे संघर्ष पर भी अपने विचार प्रकट किए हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने समय पहाड़ की गोद में एक सुखी संतोषी गांव बसा हुआ था। अपने अपने घर और अपने अपने दरवाजे होते हुए भी गांव में एक चौपाल थी। सबके अपने अपने घर थे और एक चौपाल भी थी। चौपाल मतलब जहाँ पर सारे गांव के लोग जो हैं वो इकट्ठे होते थे किसी समस्या के समाधान के लिए या कुछ वार्तालाप करने के लिए। सभी घरों के बुजुर्ग और नौजवान ब्यालू से निपटते ही, ब्यालू मतलब शाम का भोजन, ब्यालू से निपटते ही अलाव के चारों तरफ बैठकर घरेलू बातें करते थे। कोई झूठ और छल कपट की वाणी सीखा हुआ नहीं था। सच्ची बात कहते थे और सच्ची बात सुनते थे। घर घर चूल्हे में मंद मंद आंच तो जलती थी, मगर किसी भी कोने में आग लगी हुई नहीं थी। यानी वहाँ के लोग जो हैं आराम से प्यार से रहते थे। किसी किसी घर में थोड़ी बहुत नोक झोंक की आवाज़ तो आती थी, लेकिन फिर भी सब लोग प्यार से रहते थे। बूते की कामना और बूते का काम, नीचे धरती और ऊपर राम। मुट्ठी में हर समय इतनी ज़रूरतें थी, पेट के लिए रोटी और पीने के लिए पानी, पहनने के लिए कपड़े, रहने का मकान। सूर्योदय से पहले ही घर घर में रोशनी फैल जाती और वहाँ के लोगों की इच्छाएं जो हैं वो भी बहुत कम थी कि खाने के लिए रोटी मिल जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए, पहनने के लिए कपड़े मिल जाए और रहने के लिए एक मकान हो। उस गांव के जमींदार ने अपनी जमीन किसान को खेती के लिए सौंप रखी थी। किसान ने लगान देने की खातिर बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुआ। किसान ने ज़्यादा मगजमारी की तो जमींदार बोला कि उसके पास काफ़ी ज़मीन है, मरने पर साथ तो ले जाने से रहा, जीतो बो कमाओ और खाओ। देखो वहाँ का जमींदार जो है वो भी कितना अच्छा था, किसान को वो अपनी ज़मीन बोने के लिए दे देता है। किसान उसको कहता है कि इसके बदले लगान ले लो, लेकिन ज़मींदार मना कर देता है। अब ज़्यादा जब बहस की तो ज़मींदार ने कहा, कौन सा ज़मीन मुझे ऊपर लेकर जानी है, अपना अच्छे से रहो, उसको बो और खाओ। किसान ने एक दिन खटपट निपटाने के लिए चौपाल में बात चलाई तो बस्ती के सब लोगों ने ज़मींदार की बात ही सही ठहराई। खटपट मतलब जो ये बहसबाजी थी ना, उसको ख़त्म करने के लिए किसान चौपाल में बात शुरू करता है, लेकिन चौपाल में सारे लोग जो हैं वो ज़मींदार की तरफ ही फैसला लेते हैं। सइयों का खेल देखो। एक दिन ज़मींदार वाली ज़मीन से झाड़ियों की जड़ें निकालते समय किसान को मोहरों से भरा हुआ एक कलश नज़र आया। अब देखो कितने सारे मोहरों से, अशर्फियों से भरे हुए कलश उसको मिले। अब क्या होता है आगे, अब देखते हैं। अब चारों ओर से खोदने पर एक एक करके 7 कलश हाथ लगे। काम छोड़कर किसान ने तुरंत बैल जोते, गाड़ी पर 7 कलश रखे और तपती दोपहर में जमींदार के घर की तरफ चल पड़ा। तपती दोपहर मतलब बहुत तेज धूप में। अब वो कहाँ ले गया, देखो किसान कितना ईमानदार था, कहाँ ले जाता है वो सारे कलश उठाकर, जमींदार के घर ले जाता है जिसकी वो जमीन थी। अब जमींदार ने दूर से ही गाड़ी को आते देखा तो मन ही मन किसान पर नाराज हुआ। साफ इनकार करने के बावजूद भी लगान की गाड़ी जोत कर ला रहा है तो लाने दो, अच्छी तरह खबर लूंगा। गांव वालों की बात को टालने की हिम्मत हुई तो कैसे हुई, लेकिन गाड़ी पर कलश देखकर उसका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। मुस्कुराकर पूछा, यह फिर क्या नई मुसीबत ले आया। किसान ने भी उसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लगान न लेने की हेकड़ी तो निभ गई। हेकड़ी मतलब दादागिरी, अभिमान कि वो तो निभ गई, लेकिन अब यह मुसीबत तो कबूल करनी ही पड़ेगी। ढक्कन उघाड़ने पर जमींदार ने चमचमाती मोहरें देखी तो आश्चर्य से पूछा, बाजरे की जगह खेत में मोहरें पैदा हुई हैं क्या? पैदावार की बात करने पर तो फिर लगान वाला फंदा
फंसेगा। इसीलिए तुरंत जमींदार की बात काटते हुए किसान कहने लगा, इससे पहले भी किसी के खेत में मोहरें पैदा हुई होंगी। जड़ें निकालते समय यह 7 कलश हाथ लगे हैं, सो कबूल करो इन्हें। जमींदार की त्योरियां चढ़ गई। त्योरियां चढ़ गई मतलब गुस्सा आ गया। बोला, तेरे हाथ लगे हैं ना, तू रख, मेरे यहाँ क्यों लाया इन्हें। किसान ने भी कड़ाई से जवाब दिया, जमीन तुम्हारी है इसीलिए लाया, मुझे काम के लिए देरी हो रही है। शराफत से चुपचाप कलश कबूल करके मेरा फंदा काटो। लगान वाली बात निभ गई, सो ही बहुत है कि लगान नहीं देना वही बहुत है। अब ये मैं मोहरें नहीं लूँगा, है ना, शराफत से यानी आराम से ये मोहरें ले लो। जमींदार आत्मीयता के स्वर में मीठी उलाहना देते हुए कहने लगा, आत्मीयता मतलब लगाओ। क्या बोला, देख तू फिर अन्याय की बात कर रहा है। जड़ें निकालते समय कलश तेरे हाथ लगे हैं, मैं इन्हें कैसे कबूल कर सकता हूँ। मेरी अकल तो अभी तक ठिकाने पर है। अगर अकल ठिकाने पर होती तो यूं तुरंत मना नहीं करते। ऐसी अबूझ बात तो कोई बच्चा भी नहीं करता। जब खेत तुम्हारे हैं तो कलश भी तुम्हारे हैं, इसमें ऐसी कलह की क्या बात। जमींदार व्यंग्य करते हुए बोला, सारे इलाके के अकल का तो तू ही इजारेदार दिखता है। इजारेदार मतलब ठेकेदार दिखता है। ऐसे बेवकूफ़ी की बातें सुनकर गांव के लोग हंसेंगे, फिर भी पंचायत के लिए मेरी ना नहीं है। क्या कहता है कि तू रख ले। अगर ये बात कहेगा ना कि कलश जो है जमींदार के हैं उसके खेत में निकले हैं, फिर भी सारे लोग हंसेंगे कि देखो कैसा बेवकूफ़ है, इतने सारे कलश में इतनी सारी अशरफी हैं, मोहरे हैं, फिर भी वो जमींदार को देने चला है। फिर भी अगर तुझे पंचायत रखनी है ना तो रख ले। ऐसा कौन बोलता है, जमींदार। किसको बोलता है, किसान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसान ने कुछ तड़पते हुए जोर से कहा, तुम्हारी ना क्यों होगी, मेरा ना है, मेरी ना है। गरीब के साथ कोई भी न्याय नहीं करता। पंचायत के लायक बात हो तो पंचायत भी कराएं। जमींदार आवेग में आकर कहने लगा, आवेग मतलब गुस्से में आकर कहने लगा। क्या बोला, तेरे कहने से क्या होता है, कैसे पंचायत की बात नहीं है। उस दिन मेरे खेत में तुझे कर्चा गड़ा था। कर्चा मतलब कांच का टुकड़ा। तब तेरा पाँव मेरा पाँव तो बेकार नहीं हुआ ना। बता, चौमासे में मेरे खेत पर काम करते समय तुझ पर बिजली गिरे तो मैं मरूंगा, मुझ पर बिजली गिरेगी तो मैं ही मरूंगा। खेत मेरा है तब मुझे मरना चाहिए ना। बता, मेरे खेत में काम करते हुए अगर तुझे सांप काट खाए तो उसका जहर मुझे चढ़ेगा या तुझे, बोल। अब इन उल्टी सीधी पहेलियों में मत उलझाओ। तुम पर अच्छा खासा विश्वास करके मैं यहाँ आया था। मैं जानता हूँ कि पंचायत होने पर मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ मतलब न्याय नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसान क्या चाहता है कि जमींदार अपने 7 कलश मोहरों से भरे हुए ले ले। तब पंचायत क्यों करवाता है, चुपचाप यह कलश अपने घर ले जा, मैं कहीं भी चर्चा नहीं करूँगा। अब बच्चों यहाँ पर कुछ वचन हैं जो आपको याद करने हैं। वचन बदलो, मोहर, मोहरे, दरवाजा, दरवाजे, झाड़ी, झाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, खूब चर्चा करो, मैं किसी से डरता थोड़े ही हूँ, उधार लिया हुआ मुंह है, तब भी ऐसी बात करते थोड़ी बहुत शर्म आती है। तुम्हारा माल मैं कैसे घर ले जाऊं, ये कलश जाने और तुम जानो, मैं तो यहीं गाड़ी छोड़कर खेत पर जा रहा हूँ। इतनी देर में तो मैं आधी जड़ें निकाल लेता। खामखा बहस करना मुझे नहीं पोसाता मतलब नहीं अच्छा लगता। किसान आखिर बात कहकर वहां से चल पड़ा। जमींदार ने उसे पुकार कर कहा, देख बेकार जिद करके मत जा, पछताएगा। किसान कहता है, कोई बात नहीं। जमींदार का गुस्सा समाया नहीं, पर किसान नहीं माना। तब वह कर ही क्या सकता था। घड़ी 1.5 घड़ी रात ढलने पर वहीं अलाव के पास पंचायत जमी। किसान की बात सुनकर पंचों ने भिड़ते ही उससे सवाल किया, यह कलश अपने आप उछलकर बाहर आए या तूने खोद कर निकाले? निकाले तो मैंने खोद कर ही, कलश अपने आप उछलकर बाहर कब आते हैं? पंच मुस्कुरा कर कहने लगे, तब तो यह न्याय तेरे अपने मुंह से ही हो गया कि तेरी मेहनत का फल तुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन गंवार किसान तब भी नहीं माना। गंवार किसान यानी कि अनपढ़ किसान, है ना। वो कहते हैं, पंच कहते हैं, खोद के निकाले हैं, तूने ही तो मेहनत की है, तो ये तेरे ही होने चाहिए। पर किसान नहीं मानता। पंचों के सामने हट करने लगा, जिद करने लगा, लेकिन जमीन तो मेरी नहीं है ना, दूसरे की जमीन में गड़ा धन लेने के लिए मेरा मन नहीं मानता।
पंचों ने कहा, तेरे मन को मनाना हमारे वश में नहीं है, इंसाफ करना हमारे जिम्मे था, सो हमने निपटा दिया। धरती, पानी और हवा पर किसी का भी हक नहीं होता। अगर तू ऐसा ही हरिश्चंद्र है तब दूसरे की जमीन पर बहती हवा में तुझे सांस भी नहीं लेनी चाहिए। आप फरमाए तो नहीं लूं, ऐसा किसान कहता है। ठीक है, तो ऐसे पंचायत में बातें होती हैं। पंचों ने कहा, लेकिन हम ऐसे उल्टी बातें क्यों फरमाएं? हमारा कहना मान, जब तक कलश जमीन में गाड़ने वाले का पता नहीं चले तब तक यह अमानत तू ही संभाल। अमानत मतलब वो जो कलश थे, है ना, किसके हैं वो पता लगाते हैं, फिर उसको सौंप देंगे। यह अमानत मेरे किस काम की? यह तो नींद बेचकर जागरण मोल लेना है, क्योंकि इसकी हिफाजत के लिए मुझे पूरी रात जागना पड़ेगा, तो क्यों लूँ मैं ये? भगवान जाने किसने क्या आस करके ये मोहरे गाड़ी होंगी। या तो दूध का दूध और पानी का पानी करो, वरना मुझे ये कलश राज्य के खजाने में जमा कराने पड़ेंगे। तो क्या कहता है किसान कि या तो क्लियर करो, है ना, साफ साफ बताओ कि किसको ये देने हैं, या फिर मैं जाकर राजा के पास ये खजाने में जमा करा देता हूँ। पंचों ने कहा, हमने तो अपनी समझ के अनुसार जो इंसाफ करना था सो कर दिया, तू न मान तो तेरी मर्जी। तब किसान बोला, जब इंसाफ का रास्ता ही नहीं जानते तो इंसाफ करने के लिए मुंह धोते ही क्यों हो? यानी क्या कहता है वो पंचों को कि तुम्हें इंसाफ करना नहीं आता। उसके बाद वह किसान सीधा राज दरबार पहुंचा। ध्यान से सुनने के बाद राजा ने कहा, जान माल की रक्षा के लिए मैं राजा बना, तब तेरा माल छीनने का मुझे अधिकार ही क्या है? तूने बेकार ही जूते पीसे कि क्यों आया है इतनी दूर? मैं तो तुम लोगों को बचाने के लिए ही मैं राजा बना हूँ, तो मेरे पास तुम्हारी चीजें मेरे पास लेकर उसको क्यों आए हो? गांव के पंचों ने तेरे साथ बेइंसाफी नहीं की, तो खुशी खुशी ये कलश अपने घर ले जा, तेरी मेहनत और तेरा ही फल। राजा के मुंह से ऐसा न्याय सुनकर किसान का मुंह फीका पड़ गया। वह कुछ दूसरी आस लेकर यहाँ आया था। धीमे सुर में कहने लगा, आपका यह आदेश तो मैं हरगिज नहीं मानूंगा, और मोहरों का मैं क्या करूं? बेकार जगह घेरेंगी। आप नाराज न हो तो मैं पंचों के सामने उसी जगह ये सातों कलश वापस गाड़ दूं। उस वक्त की गोद में जैसी प्रजा थी वैसा ही उसका राजा था। तो बच्चे, उस वक्त में जैसी प्रजा थी, अब देखो किसी के मन में कोई लालच नहीं है, वैसा ही राजा था। राजा के मन में भी कोई लालच नहीं है। होठों पर मुस्कुराहट छिपाते हुए कहने लगा, जैसी तेरी मंशा। तो राजा कहता है, ठीक है, तुझे वहीं गाड़ने हैं वहीं गाड़ दे, तेरी मर्जी। आखिर उस किसान की जो मंशा थी वही हुआ। तीसरे दिन सूर्योदय के वक्त गांव के लोग पास खड़े देखते रहे और उसने अपने हाथों से उसी जगह कलश वापस गहरे गाड़ दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। पर्यायवाची शब्द आपको याद करने हैं। घर, मकान, आलय, सांप, सर्प, नाग, मुंह, चेहरा, शक्ल। ठीक है, उसके बाद वक्त की ढलान पर वक्त की हवा निरंतर बिना सांस लिए बहती गई। ठीक है, वो वापस गाड़ दिए और समय बीतता गया। हवा के उन थपेड़ों के आगे न तो वह किसान रहा, न ही गांव के लोग, और न वो राजा। वक्त की गोद में नई पीढ़ी अवतरित हुई, नया राजा और नए ही पंच, नई पीढ़ी, नया ही खून। और ऐसे बहुत साल बीत गए और नई पीढ़ी पैदा हुई। ठीक है, अब नए राजा, नए पंच और नया ही खून। किसी को कुछ भी नहीं पता था पुराने कलशों के बारे में। नई हवा में अब वह पुरानी बात घुली हुई थी। एक दिन जमींदार का बेटा उस किसान के बेटे के पास जाकर कहने लगा, मेरे पुरखे तो बिल्कुल नासमझ थे, और लेकिन मैं वैसा नासमझ नहीं हूँ। वह आगे कुछ और कहना चाहता था तो लड़का बीच में बोला तो उसे रुकना पड़ा। किसान का लड़का मुस्कुराने की चेष्टा करके कहने लगा, आप क्यों नासमझ होने लगे? लेकिन मैं तो अभी तक अपने पुरखों की तरह वैसा ही नासमझ हूँ। हाँ, तू नासमझ है सो मैं जानता हूँ। तभी मेरे खेत में गड़े हुए कलश तो मुझसे बगैर पूछे छुपाकर रात में घर ले आया। किसान के बेटे ने मन ही मन सोचा कि हुजूर खेत की जमीन टटोल कर आए दिखते हैं। टटोल कर मतलब ढूंढ कर, है ना। तो किस तरीके से जमींदार का बेटा किसान के बेटे के पास गया है कि कलश तुम निकाल कर ले आए हो। वहाँ कलश हो तो मिले। सुमत सूझी जो 7 दिन पहले सारे कलश घर ले आया। कि तुमने अच्छी तरकीब सूझी है जो तुम सारे कलश घर ले आए हो। और
नहीं तो आज एक मोहर भी हाथ न लगती, अब दबने से बात बिगड़ जाएगी। निसंकोच बोला, क्यों, इसमें पूछने की क्या बात है, खेत कोई मुफ्त में नहीं जोतता, तीसरे हिस्से का लगान चुकाता हूँ। जड़ें निकालते समय अगर सांप काट खाता तो मेरे बच्चे यतीम हो जाते, यानी कि मेरे बच्चे क्या हो जाते, अनाथ हो जाते। अब देखा आपने कितना फर्क है दोनों पीढ़ियों में। और आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता, अपनी मेहनत से खोदा धन अपने ही घर लाया हूँ, तो क्या कहता है, वो चोरी हो जाता, तुम ले जाते, उससे पहले मैं अपने घर ले आया, मेरे खेत मैं जोतता हूँ, उसके बदले लगान भी देता हूँ, तो मेरा धन है वो मैं अपने घर ले आया, इसमें छुपाने की क्या बात है। दोनों में परस्पर बहुत दांताकसी हुई, लेकिन जमींदार के लड़के की कुछ दाल नहीं गली। दांताकसी मतलब बहस हुई, लेकिन जमींदार की बात ऊपर नहीं आती। आखिर धमकी देते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ मेरे खेत में गड़ा धन तुझे कैसे पचता है। पचना वचना क्या ठाकुर, वह तो पच गया, दूसरों के माल की आस करने से काम नहीं चलता, आखिर पसीने की कमाई से ही पार पड़ेगी। कौन कहता है ये, किसान का बेटा। लाल पीली आंखें निकालते हुए वह बस्ती के लोगों के सामने चिल्लाया। पंचों ने सोचा, ऐसी शानदार पंचायत तो मुश्किल से ही हाथ लगती है, और जमींदार के लड़के ने पंचों को घर बुलाकर काफी खातिरदारी की। किसान के बेटे को पता चला तो उसने पंचों को अपने घर बुलाया और उनकी मुट्ठियां गर्म कर दी, यानी कि मोहरे दे दी। पंचों की राय फिर बदल गई, है ना। पहले वो किसकी तरफ हो जाते हैं, जमींदार के लड़के की तरफ, और फिर दोबारा जब उनको किसान का बेटा मोहरे दे देता है तो पंचायत उसकी तरफ हो जाती है। रात को नित पंचायत जुड़ती, रोज पंचायत होती। आधी रात ढलने तक खूब थूक उछलता, मतलब एक दूसरे पर लोग बहुत ही बातें बोलते। गांव में दो दल बन गए, आधे पंच खेत के मालिक के साथ और आधे किसान के साथ थे। गुत्थी उलझी, लेकिन पंचों की मौज में किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई। देखा आपने कैसे वो बात बिगड़ गई, लेकिन पंच जो हैं वो तो मौज कर रहे हैं, कभी जमींदार के घर जाकर दावत कर रहे हैं, कभी किसान से मोहरे ले रहे हैं। काफी दिनों तक सिर खपाने के बाद पंचों ने लगान के हिस्से माफिक मोहरे बांटने का फैसला दिया। पंचायत क्या कहती है बहुत दिनों के बाद कि जितना लगान देते हो ना उतनी मोहरे बांट दो, लेकिन किसान का बेटा नहीं माना। एकाएक जमींदार ने हिमायती फिसल गए और बिहाड़ की जबान इधर से उधर मुड़ गई, और बेचारे जमींदार ने खर्च खाते के बावजूद सब्र किया। वक्त की हवा फिर अपनी मस्ती में बही और खूब बही। पेड़ पौधे अनेक पात झड़े और अनेक कोपलें फूटी। नए अंकुरों के अनगिनत नदियों का पानी समुद्र में इकट्ठा हुआ। असंख्य सूरज उदित हुए, चोटी पर चढ़े और अस्त हो गए, यानी कि बहुत दिन बीतते गए। फिर एक पीढ़ी ठिकाने लगी, नई पीढ़ी का नया खून नसों के भीतर उल्टी छाती बहने लगा। अब क्या आ गई थी, नई पीढ़ी आ गई थी, है ना। क्योंकि एक वहां पर क्या फैसला हुआ, एकदम से जो जमींदार के हिमायती होते हैं वो फिसल जाते हैं, है ना, क्योंकि किसान का बेटा मोहरे नहीं बांटता। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जमींदार का नौजवान दिलेर पोता नंगी तलवार लेकर किसान के घर पहुंचा। अब कौन सी पीढ़ी आ गई है, तीसरी पीढ़ी, है ना। जमींदार के बेटे का बेटा यानी जमींदार का पोता जो है वो तलवार लेकर किसान के घर पहुंचता है। किसान का पोता भी ललकार सुनकर हाथ में फरसा लिए बाहर आया। कहा सुनी से जब निपटारा नहीं हुआ तो जमींदार के पोते को एड़ी से चोटी तक आग लग गई, और यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। पंजे के बल उचक कर किसान के गले पर भरपूर वार किया। गाजर मूली की तरह तलवार सपाक से गले के पार हो गई। बीवी की चित्कार सुनकर मंझला और छोटा भाई बाड़े से दौड़े आए। दोनों ने हाथों में दो लंबे तड़े थे। नौजवान जमींदार के गले में मंझले भाई ने तड़ा फंसाकर जोर से झटका दिया और उसका गला कटकर लटक गया। खून के फुहार से सारा बदन सरोबार हो गया, यानी कि पूरा बदन जो है वो क्या हो गया, पूरा शरीर जो है वो खून से भर गया। उस गांव की धरती पर पहली दफा पसीने की जगह खून की आकृति चित्रित हुई। पहली बार ऐसा हुआ था। देखो कितना अच्छा गांव था पहली पीढ़ी में, ऐसी ही तो दुनिया है। पहले कैसे लोग कितने ईमानदार हुआ करते थे, और अब देखो इतने लालची होते हैं, है ना। कैसे एक मोहरों के ऊपर जो है तीसरी पीढ़ी तक वो लड़ाई चलती गई, और यहाँ पर खूना क्या हो गई, यहाँ पर खून भी हो गया, है ना। उसका शरीर क्या है, खून से भर जाता है। उस गांव की धरती पर पहली दफा पसीने की जगह खून की आकृति चित्रित हुई।
गांव के पंच इकट्ठे होकर राजा की शरण में पहुंचे। गड़े धन की बात सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया। पंचों ने इतने दिन तक भेद छिपाकर क्यों रखा? गड़ा धन तो राजा का होता है। अब देखो पंच क्या कहते हैं कि गड़ा हुआ धन तो राजा का होता है। उसके आदेश से पंचों को 21-21 जूतों की सजा मिली। तत्पश्चात राज्य के घुड़सवारों ने घोड़े दौड़ाए। सो किसान के घर में छुपाए हुए कलश तुरंत सरकारी खजाने के हवाले किए गए। समय समय की हवा और समय समय की बयार उस सूखी और संतोषी गांव की जमी हुई चौपाल उठ गई। घर घर आग की लपटें लपलपाने लगी। भगवान जाने वह आग बुझेगी कि नहीं, समय की बात समय के हाथ में। देखा बच्चों आपने, समय बदलते हुए कैसे पीढ़ियों में कैसे चेंजेस आ गए, कैसे बदलाव आ गए, और कैसे पहले लोग संतोषजनक हुआ करते थे, किसी के धन पर अपनी नज़र नहीं रखते थे, और अब कैसे खूना खानी होने लगी है। ठीक है, तो ये कहानी किसने लिखी है? विजयदान देथा ने। लेखक के बारे में कुछ पढ़ते हैं। विजयदान देथा, इनका जन्म 1 सितंबर 1926 में बोरू जिला जोधपुर राजस्थान में हुआ था। विजयदान देथा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे संपादक, कहानीकार एवं कोशकार के रूप में साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने लोक कथाओं की भाषा एवं साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाया। उनकी लगभग 800 कहानियां और संकलित है, राजस्थान में संकलित है। यह ग्रंथ 14 खंड में है। उनकी कहानियों में से द्विधा, परिणीति, उलझ आदि बनाई गई है। 10 नवंबर 2013 को इनका देहवासन हो गया था। इन्हें साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी चरणदास चोर कहानी का नाट्य रूपांतर बहुत बार सफलतापूर्वक मंचित किया जा चुका है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ आई होगी। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास का प्रयास जो है वो स्वयं करेंगे।